Hi guys, myself Manish Patil. I'm a lecturer of computer in वशिष्ठ विद्यालय वशिष्ठ जेनेसिस स्कूल बारडोली. सो आज हमारा एम कॉमर्स का चैप्टर फिनिश हो जाएगा. ओके आज का हमारा एम कॉमर्स का लास्ट लेक्चर है. आज के लेक्चर में हम लोग पांचवा चैप्टर एम कॉमर्स नो परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ एम कॉमर्स फिनिश हो जाएगा. सो हम लोगों ने पेमेंट का सेक्शन स्टार्ट किया था जिसके अंदर मैंने फर्स्ट टॉपिक क्रेडिट कार्ड लास्ट लेक्चर में आपको लास्ट में एक्सप्लेन किया. तो क्रेडिट कार्ड के बाद आज हम लोग सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं डेबिट कार्ड. ओके सो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड तो दिखने में एक जैसे ही होते हैं. अभी जैसे कि अभी आप ये देख पा रहे हो. ओके डेबिट कार्ड. सो डेबिट कार्ड दिखने में और क्रेडिट कार्ड दिखने में दोनों एक जैसे ही होते हैं लेकिन दोनों का यूज़ अलग अलग है. यहाँ पे लिखा है कि डेबिट कार्ड દેખાવમાં ક્રેડિટ કાર્ડ જેવું જ લાગે છે और डेबिट कार्ड लुक्स लाइक क्रेडिट कार्ड परंतु તેનું કાર્ય અલગ છે बट वर्क डिफरेंटली. डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से डिफरेंट वर्क करता है. मैंने क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको लास्ट टाइम समझाया था कि क्रेडिट कार्ड में क्या है कि जीरो बैलेंस पे भी आप शॉपिंग कर सकते हो. उसमें हम लोग बैंक के पास से क्रेडिट लेते हैं. ओके डेबिट कार्ड में ऐसा नहीं. डेबिट कार्ड में तो हम लोगों को बैंक में पैसा रखना पड़ता है. इसमें आपको पैसा बैंक नहीं देती है. तो पढ़ लेते हैं पैराग्राफ. डेबिट कार्ड દેખાવમાં ક્રેડિટ કાર્ડ જેવું જ લાગે છે પરંતુ તેનું કાર્ય અલગ છે. ગ્રાહકના બેંક ખાતામાંથી સીધા જ વ્યાપારીને રકમનું હસ્તાંતરણ કરી શકાય તે પ્રકારનું આ કાર્ડ છે. ગ્રાહકના ખાતામાંથી રકમની તત્કાલ કપાત કરવામાં આવે છે. ડેબિટ કાર્ડ ગ્રાહકને ખરીદીની મર્યાદામાં રાખે છે અને તેની ક્ષમતાથી વધુ ખરીદી કરવાની પરવાનગી આપતું નથી. ખરીદી માટે ડેબિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરતી વખતે ગ્રાહકે હંમેશા પોતાના ખાતાની સિલકનું ધ્યાન રાખવું પડે છે. ઓકે રાખવું જરૂરી છે. ડેબિટ કાર્ડ્સ લુક લાઇક ક્રેડિટ કાર્ડ બટ વર્ક્સ ડિફરન્ટલી. ઇટ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ પેમેન્ટ કાર્ડ દેટ ટ્રાન્સફર ફંડ ડાયરેક્ટલી ફ્રોમ ધ કન્ઝ્યુમર બેંક એકાઉન્ટ ધ મર્ચન્ટ. ધ એમાઉન્ટ ઇઝ ઇમિડિયેટલી deducted from the bank account of the customer or the consumer. The debit card can keep the consumer purchase under a limit and do not allow him to exceed beyond his her budget. But while using a debit card for the purpose of purchase, the consumer should always be aware of his account balance. Yes, डेबिट कार्ड में हम लोगों को हमारे बैलेंस का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि उसमें तो लिमिट में हम लोगों को शॉपिंग करनी पड़ती है. क्रेडिट कार्ड में तो ऐसा नहीं था. एक तो लिमिट मतलब क्या है कि 1 लाख आप लोगों ने बैंक के पास से ले लिए. बैंक ने आपको 1 लाख का क्रेडिट दे दिया तो आप लोग 1 लाख एक दिन में 2 दिन में खर्च करने की कैपेसिटी रखोगे. डेबिट कार्ड में ये तो हमारे खुद के पैसे हैं. ओके जैसे कि इसमें क्या होता है कि हम लोग हमारे बैलेंस को चेक करते रहेंगे. हमारा बैलेंस इतना है तो बैलेंस को ध्यान में रखते हैं हम लोग शॉपिंग करते हैं. ओके तो इसमें हम लोग शॉपिंग करते हैं लेकिन लिमिट में. मर्यादा होती है हमारी. ओके तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों में अगर आपको डिफरेंट अगर पूछा जाए तो आपको जवाब सिर्फ इतना देना है कि क्रेडिट कार्ड में जीरो बैलेंस पे भी शॉपिंग हो सकती है. डेबिट कार्ड में जीरो बैलेंस पे शॉपिंग करना पॉसिबल नहीं है. डेबिट कार्ड में बैलेंस का होना ज़रूरी है. ओके डेबिट कार्ड में पैसा कोई बैंक नहीं देती. हमारे खुद के पैसे होते हैं वो. क्रेडिट कार्ड में बैंक हम लोगों को क्रेडिट कार्ड में पैसे हम लोगों को बैंक देती है जो उनको वापस करने पड़ते हैं. डेबिट कार्ड में ऐसा कुछ नहीं होता. ये हमारे ही खुद के पैसे होते हैं जो बैंक वालों को हम लोगों को कोई वापस करने पड़ते नहीं है. सो डेबिट कार्ड के अंदर बैलेंस का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है. ओके इतना ही डिफरेंट है और कुछ नहीं. तो डेबिट कार्ड के बारे में कुछ खास है ही नहीं. नेक्स्ट स्मार्ट कार्ड. यस स्मार्ट कार्ड पर क्रेडिट कार्ड જેવું જ દેખાય છે. मतलब स्मार्ट कार्ड भी क्रेडिट कार्ड की तरह ही दिखते हैं लेकिन इसमें अभी डिफरेंट क्या है. देखो अभी स्मार्ट कार्ड के अंदर ना एक माइक्रोचिप होती है. देखिए अभी लिखा है स्मार्ट कार्ड लुक जस्ट लाइक क्रेडिट कार्ड बट आर डिफरेंट एज दे हैव अ माइक्रोचिप एम्बेडेड. मतलब है ना उसके अंदर है ना एक माइक्रोचिप को फिट करके रखा होता है. आप लोगों ने देखा होगा स्मार्ट कार्ड के अंदर एक छोटी सी माइक्रोचिप होती है. अब सवाल है कि वो माइक्रोचिप के अंदर होता क्या है. उस माइक्रोचिप के अंदर कौन सा डेटा होता है. तो यहाँ पे लिखा है देखो ખાતાઓની માહિતી, આરોગ્ય સંબંધિત વીમાની માહિતી, અંગત કી અને ઉપયોગકર્તાની अन्य અંગત માહિતીનો સ્માર્ટ કાર્ડમાં સંગ્રહ કરવામાં આવે છે. जो अभी लिखा है कि उस स्मार्ट कार्ड के अंदर जो चिप होती है ना उस चिप के अंदर क्या क्या होता है. तो अ स्मार्ट कार्ड कंटेंट्स यूजर्स प्राइवेट इंफॉर्मेशन सच एज अ अकाउंट इंफॉर्मेशन, हेल्थ इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन, प्राइवेट की ETC. बराबर तो ये सब है यहाँ पे. सो इट कैन स्टोर 100 टाइम्स मोर इन्फॉर्मेशन दैन द नॉर्मल कार्ड.
सामान्य कार्ड करता ते 100 गणी વધુ માહિતીનો સંગ્રહ કરી શકે છે डेफिनेटली उसके अंदर मतलब डेबिट कार्ड अभी तो डेबिट कार्ड भी चीप वाले आ गए हैं, लेकिन पहले आपको पता होगा कि डेबिट कार्ड के अंदर है ना ऐसी मैग्नेट पट्टी आती थी। ओके, एक से ब्लैक कलर की पट्टी आती थी, फिर बाद में बैंक वालों ने रूल्स चेंज करवाए और जिनके पास भी ऐसे पुराने डेबिट कार्ड होंगे वो अपडेट कराए, पुराना डेबिट कार्ड आप बैंक में जमा कराओ और नया डेबिट कार्ड आप लेके जाओ। तो अभी आप जब बैंक में अकाउंट खोलोगे तो आपको सब जो लेटेस्ट डेबिट कार्ड मिलेंगे वो ऐसे ही मिलेंगे जिसके अंदर माइक्रोचिप हो, लेकिन स्मार्ट कार्ड के अंदर तो पहले से ही माइक्रोचिप होती ही है। तो इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है कि ऐसा कौन सा कार्ड है जिसके अंदर माइक्रोचिप फिट होती है, तो उसका जवाब है स्मार्ट कार्ड। तो स्मार्ट कार्ड के अंदर इंफॉर्मेशन डेटा ज़्यादा स्टोर क्यों रहता है, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, क्योंकि उसके पास चिप है। अगर उसके पास अगर ऐसा माइक्रोचिप ना होता तो फिर वो डेटा, इतना सारा डेटा उसके अंदर स्टोर नहीं कर पाता। ओके, सेकेंड थिंग, आप अगर कहीं शॉपिंग करने के लिए जाते हो तो स्मार्ट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो। तो स्मार्ट कार्ड को रीड करने के लिए एक रीडर आता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है छूटक व्यापारी दुकान पर कार्ड रीडर उपलब्ध होए છે। कार्ड रीडर मतलब अपना मेमोरी कार्ड रीडर करने वाला कार्ड रीडर नहीं, स्मार्ट कार्ड को रीड करने वाला एक अलग सा मशीन आता है जिसको बोलते हैं कार्ड रीडर, जिसको हम लोगों को पीसी के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि છૂટક વ્યાપારીની વેબસાઇટ કે દુકાન પર માલની ખરીદી ઓકે તેની ચૂકવણી માટે તેનો ઉપયોગ પણ કરી શકે છે। છૂટક વ્યાપારીની દુકાન પર કાર્ડ રીડર ઉપલબ્ધ હોય છે તથા તેને પીસી સાથે પણ જોડી શકાય છે। આ અનુકૂળતા સ્માર્ટ કાર્ડને ઘણું ફાયદાકારક બનાવે છે। તો यहाँ पे लिखा हुआ है कार्ड रीडर्स आर अवेलेबल फॉर रिटेल आउटलेट्स एज वेल एज एन अटैचमेंट फॉर पीसीज। दिस कन्वेंस गिव अ ग्रेट एडवांटेज टू स्मार्ट कार्ड। तो ये इसमें समझने जैसा सिर्फ इतना ही है। अगर आपको याद रखना ही है बोर्ड के एग्जाम के लिए तो क्या क्या याद रखना है, एक तो ऐसा कौन सा कार्ड है जिसके अंदर माइक्रोचिप को फिट करके रखा होता है, तो जवाब है स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड की जो माइक्रोचिप है उसके अंदर तो कौन सा डेटा होता है, तो वो डेटा याद रखना है, जैसे कि खाताओनी माहिती, आरोग्य संबंधित माहिती, वीमानी माहिती। अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो माइक्रोचिप के अंदर क्या क्या फिट होता है, तो जैसे कि इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन, प्राइवेट की, अकाउंट इंफॉर्मेशन, हेल्थ इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें। ओके, उसको रीड करने के लिए कार्ड रीडर का होना जरूरी है, जिसको हम लोगों को पीसी के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। एंड लास्ट और एक पॉइंट कि स्मार्ट कार्ड का यूज़ कहाँ कहाँ कौन सी कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे लास्ट लाइन में लिखा है कि स्मार्ट कार्ड का यूज़ यूएस, यूरोप, जापान અને એશિયાના કેટલાક ભાગમાં સ્માર્ટ કાર્ડ ઘણા પ્રચલિત છે। जो लास्ट में लिखा है कि स्मार्ट कार्ड्स आर पॉपुलर इन कंट्रीज लाइक यूएस, यूरोप, जापान एंड सम पार्ट्स ऑफ एशिया। एशिया के कुछ भागों के अंदर भी स्मार्ट कार्ड का यूज़ किया जाता है। तो इसमें से 3 से 4 पॉइंट्स एग्जाम के लिए समझने जैसे है और कुछ नहीं। ये कंट्रीज़ के नाम भी आपको अंडरलाइन कर लेने। देन स्मार्ट કાર્ડમાં રહેલી માહિતી જોવા માટે તથા નવી માહિતી ઉમેરવા માટે પણ કાર્ડ રીડર જરૂરી છે। देखो, आप कार्ड के अंदर अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड भी कर सकते हो, बराबर। तो उसके लिए आपके पास इस तरह का कार्ड रीडर होना जरूरी है, समझ में आया। उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, देखो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, अ स्मार्ट कार्ड रीडर इज अ रिक्वायर्ड टू रीड इन्फॉर्मेशन और ऐड डेटा। मतलब आप अपना खुद का डेटा भी उसके अंदर ऐड कर सकते हो, बराबर। तो जैसे कि देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, उदाहरण तरीके તમે તમારા ફેમિલી ડોક્ટર પાસે જાઓ છો। ઓકે, आप अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हो અને તમારી બીમારીનું પુનઃનિરીક્ષણ કરી દવાઓ સૂચવવા તેમને સ્માર્ટ કાર્ડ આપો છો। फिर क्या होता है, आप अपने फैमिली डॉक्टर को अपना स्मार्ट कार्ड दे देते हो, तो તમારા વિગતો તમારા स्मार्ट कार्ड में दाखिल કરી દેવાય છે। फिर डॉक्टर क्या करेगा, आपकी बीमारी के हिसाब से आपको कौन सी दवाइयाँ लेनी है वो सारी इन्फॉर्मेशन वो आपके कार्ड के अंदर ऐड कर देगा। कौन? आपका फैमिली डॉक्टर। फिर आगे क्या कराए, એ પછી દવાની દુકાનમાં જઈ ફાર્માસિસ્ટને તમે તમારું સ્માર્ટ કાર્ડ આપો છો, તેમાંથી તે ડૉક્ટરની સૂચનાઓ વાંચી તમને નિયત દવાઓ આપી શકે છે। मतलब हम लोगों को क्या करना है, जो आपके फैमिली डॉक्टर ने क्या किया, आपके स्मार्ट कार्ड के अंदर कुछ डेटा ऐड कर दिया, आपके बीमारी के रिलेटेड उसको कुछ इन्फॉर्मेशन बतानी थी, कुछ दवाइयाँ ऐड करनी थी, उसने ऐड कर दिया। तो आपके कार्ड के अंदर ये ऐड करने के लिए उसने किसका यूज़ किया होगा, कार्ड रीडर का। फिर आपको क्या करना है, वो आपका स्मार्ट कार्ड लेके फार्मासिस्ट के पास जाना है, मेडिकल में जाना है और वहाँ पे आपको अपना कार्ड रीड करवाना है। तो फार्मासिस्ट क्या करेगा, डॉक्टर की जो इंफॉर्मेशन जो आपके कार्ड के अंदर ऐड की गई थी वो सारी पढ़ के आपको क्या करेगा, वो मेडिसिन दे देगा, નિયત દવાઓ આપી શકે છે। સ્માર્ટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરી ચૂકવણી પણ કરી શકાય છે। ઓકે, સો इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू विजिट योर फैमिली डॉक्टर यू कैन गिव हिम योर स्मार्ट कार्ड। आप अपने डॉक्टर को अपना स्मार्ट कार्ड दे सकते हो। सो स्मार्ट कार्ड टू रिव्यू द मेडिकल हिस्ट्री एंड प्रिस्क्राइब मेडिसिन। दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो इंसर्ट इन टू द स्मार्ट कार्ड
At the medical stores, you hand over your card to the pharmacist who sees your prescriptions and give you the medicines according अकॉर्डिंगली अल्सो द पेमेंट कैन बी डन यूजिंग स्मार्ट कार्ड। हम लोग स्मार्ट कार्ड से पेमेंट भी कर सकते हैं। तो देखो आपको ये फोटो दिखाई दे रहा है, ये आपका चिप है और चिप के नीचे भी वापस कोई दूसरा लेयर है जो यहाँ पे फिट होगा, उसके ऊपर फिर चिप फिट होगा। तो इसके अंदर हम लोग अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो देखो इस तरह का कार्ड रीडर आता है, ये भी कार्ड रीडर, ये तो रियल इमेज है। ओके, ये तो रियल इमेज है, ये स्मार्ट कार्ड है। और देखो ये येलो कलर का चिप है। तो ये है स्मार्ट कार्ड का टॉपिक। स्मार्ट कार्ड का टॉपिक फिनिश होने के बाद अभी अगला टॉपिक है चार्ज कार्ड। मे बी ये बहुत कम देखा होगा, मतलब मैंने भी नहीं देखा है, आप लोगों ने भी शायद, पता नहीं। ओके, चार्ज कार्ड बुक में इसके बारे में भी कुछ खास बताया हुआ नहीं, लेकिन इसमें अभी और बाकी सारे कार्ड में क्या डिफरेंट है वो देख लेते हैं। सो चार्ज कार्ड પણ એક પ્રકારની ચૂકવણીની પ્રક્રિયા છે। યસ, इससे भी पेमेंट होता है, જેમાં ગ્રાહક કાર્ડ દ્વારા વિક્રેતાને ચૂકવણી કરી શકે છે। ક્રેડિટ કાર્ડની તુલનામાં ચાર્જ કાર્ડમાં ધિરાણની કોઈ મર્યાદા હોતી નથી। यस, ये है सबसे बड़ा डिफरेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है एज अ कंपेयर टू क्रेडिट कार्ड दैट हैव अ क्रेडिट लिमिट द चार्ज कार्ड डज नॉट कैरी एनी स्पेंडिंग लिमिट। मतलब अगर आप इसको क्रेडिट कार्ड के साथ कंपेयर करते हो तो क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, वहाँ पे लिमिट होती है, बराबर। मतलब जैसे कि आपको बैंक पैसे देती है ना, वो आपकी इनकम के हिसाब से धिरान। ओके, हाँ, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको बैंक कितने भी पैसे दे सकती है, धिरानी कोई मर्यादा नहीं। ओके, यहाँ पे पैसे खर्च करने की कोई मर्यादा नहीं है। आप चाहो तो एक दिन में 2-3 लाख जितने भी पैसे वो आप यूज़ कर सकते हो चार्ज कार्ड के अंदर, क्रेडिट कार्ड के कंपेरिजन में। यहाँ पे लिखा है क्रेडिट कार्डની તુલનામાં ચાર્જ કાર્ડમાં ધિરાણની કોઈ મર્યાદા होती નથી। डज नॉट स्पेंडिंग लिमिट, आप पैसे जितने स्पेंड करना चाहते हो कर सकते हो। કાર્ડ આપનાર સંસ્થાને ગ્રાહકને બિલ સમયગાળા અંતે પૂરેપૂરી રકમની ચૂકવણી કરવાની હોય છે। જો આમ ન બને તો તેને લેટ ફી ભરવી પડે। बस और कुछ नहीं, बैंक ने जो आपको पैसे दिए वो पैसे आपको टाइम लिमिट में भरने के। अगर आप टाइम लिमिट में नहीं भर पाते हो तो फिर आपको उसका पेनल्टी देना पड़ेगा। बस इतना ही डिफरेंट, इतना ही, ये तो कॉमन चीज़ है। ओके, द कस्टमर हैज़ पे द टोटल अमाउंट यूज एट द एंड ऑफ द बिलिंग पीरियड टू द कंपनी दैट हैज़ इश्यू द कार्ड। If the total amount is not paid back, then the customer has to pay a late fee. ओके, तो ये भी एक है चार्ज कार्ड का। अभी तक तो बोर्ड के एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है अभी तक। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद अगला टॉपिक है नेट बैंकिंग। यस, नेट बैंकिंग सबसे ज़्यादा फेमस है। और आपको एक बात बता दूँ इस टॉपिक की, कि नेट बैंकिंग का यूज़ करने के लिए ना आपके पास किसी कार्ड का होना ज़रूरी नहीं है। ओके, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते तो क्रेडिट कार्ड तो चाहिए। डेबिट कार्ड से पेमेंट करना है तो डेबिट कार्ड भी चाहिए हमारे पास। लेकिन नेट बैंकिंग एक ऐसा ऑप्शन है कि जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास किसी कार्ड का होना ज़रूरी नहीं है, बराबर। कुछ लोग समझते हैं कि मेरे पास तो डेबिट कार्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो मैं कैसे ऑनलाइन पेमेंट करूँ। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपके पास डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ही होना ही चाहिए। जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड नहीं है, तो वो नेट बैंकिंग का ऑप्शन यूज़ करो। तो नेट बैंकिंग का यूज़ करके भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। वो सारी चीज़ें हो सकती है नेट बैंकिंग से जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से होती है। लेकिन नेट बैंकिंग में क्या पता है कि आपको है ना यूज़र नेम और पासवर्ड लेना पड़ता है, जो आपको बैंक वाले प्रोवाइड करते हैं। तो बस यही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। जो मैं अभी आपको थियरी बताई वही सब अंदर लिखा हुआ है कि नेट बैंकिंग अथवा ऑनलाइन बैंकिंगનો વિકલ્પ આજકાલ ઘણો પ્રચલિત થઈ રહ્યો છે। સો એનધર ઓપ્શન વિચ ઇઝ ધ બીકમિંગ મોર પોપ્યુલર ઇઝ નેટ બેન્કિંગ। તેમાં કોઈ પ્રકારના કાર્ડનો સમાવેશ કરવામાં આવતો નથી। समझ में आया? उसमें किसी भी कार्ड का या इंक्लूड नहीं किया गया है। लिखा हुआ है कि इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी टाइप ऑफ कार्ड। उसमें किसी कार्ड को इन्वॉल्व नहीं करना है, क्योंकि इसमें विदाउट कार्ड हम लोग नेट बैंकिंग का यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। कुछ नहीं, हम लोगों को यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, ओके, और हमारे अकाउंट से पैसे सामने वाले के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देने हैं। जो भी आप चुकाना चाहते हो, आप शॉपिंग कर रहे हो, किसी को देना है, ओके, जो भी हो, तो ये सब कुछ नेट बैंकिंग से पॉसिबल है। तो अंदर सब वही लिखा है, आप पढ़ सकते हो, इसमें कुछ खास एक्स्ट्रा है नहीं ऐसा। इंटरनेट बैंकिंग सहितનું બેંક ખાતું ધરાવતો ગ્રાહક તેનો ઉપયોગ કરી શકે છે। ગ્રાહક આ ખાતાના ઉપયોગ દ્વારા ઓનલાઈન ખરીદી પણ કરી શકે છે, તેની ચૂકવણી પણ કરી શકે છે। नेट बैंकिंग पासवर्ड पूरा पाड़वामा आवे छे। जो नेट बैंकिंग का पासवर्ड बैंक की तरफ से उसको दिया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द बैंक प्रोवाइड्स द नेट बैंकिंग पासवर्ड। ये लाइन देखो आप, थर्ड लाइन, द बैंक प्रोवाइड्स द नेट बैंकिंग पासवर्ड। ओके,
तो सिंपल सा है, इसमें और कुछ पढ़ने जैसा है नहीं, जो थियरी मैंने आपको बताई वही है। इसमें समझने जैसा सिर्फ इतना ही है कि नेट बैंकिंग यूज़ करने के लिए ओके आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड होना चाहिए जो आपको बैंक वाले प्रोवाइड करेंगे। तो आप उस यूज़र नेम और पासवर्ड का यूज़ करके घर पे नेट बैंकिंग का यूज़ करके पेमेंट कर सकते हो विदाउट एनी कार्ड। उसके बाद फिर आपको मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे उन लोगों ने ना वापस फिर से IRCTC का एग्जाम्पल दिया, जो हम लोग ई कॉमर्स में भी पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने एम कॉमर्स में भी ये रिपीट किया था। मतलब वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं पता है, ट्रेन की वेबसाइट खोल रहे हैं irctc.co.in, उसके अंदर फिर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, उसके बाद फिर वो टिकट बुक कर रहे हैं, और टिकट बुक करने के बाद वो पेमेंट कैसे कर रहे हैं, नेट बैंकिंग से। और जैसे ही नेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे तो फिर क्या होगा, टिकट की ई कॉपी आपको मिलेगी। और मैं आपको ये फर्स्ट उसके प्रीवियस चैप्टर में सिखा चुका हूँ कि ई कॉपी दो जगह सेंड होती है, एक आपके मोबाइल नंबर पर और एक आपकी ईमेल पर। यही लिखा है, ઉપયોગકર્તા નોંધાયેલ મોબાઈલ નંબર પર IRCTC પરથી સંદેશો મળે છે જે મુસાફરી દરમિયાન ટિકિટની અવેજીમાં દર્શાવી શકાશે અથવા ટિકિટની ई कॉपी પણ मुद्रित કરી શકાશે, मतलब प्रिंट कर सकते हैं हम लोग। तो वही सारी चीज़ें देखो यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच कैन बी शो एट द टाइम ऑफ ट्रैवल और ई कॉपी ऑफ द टिकट कैन ऑल्सो बी प्रिंटेड। यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट, यहाँ पे पढ़ो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट द यूज़र गेट्स अ मैसेज ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फ्रॉम IRCTC। IRCTC में आप जब अपना रजिस्ट्रेशन कराते हो तो जाहिर सी बात है आप अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे ऐड करोगे, तो हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर या हमारे दिए गए ईमेल आईडी पर ट्रेन की टिकट हम लोगों को सेंड हो जाएगी। लेकिन कब, पेमेंट करने के बाद। तो पेमेंट आप नेट बैंकिंग का यूज़ करके कर सकते हो, उसमें कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का होना ज़रूरी नहीं है, उल्टा वो ज़्यादा सेफ़ है। नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में तो हम लोगों को नंबर डालना पड़ता है, हम लोगों को उसके एक्सपायरी डेट डालनी पड़ती है, हम लोगों को कार्ड के पीछे का CVV नंबर डालना पड़ता है, तो वो ज़्यादा रिस्की होता है। तो यहाँ पे तो लिखा है नेट બેન્કિંગ ચૂકવણીની પદ્ધતિની ક્રેડિટ કાર્ડની तुलनाમાં વધુ સુરક્ષિત માનવામાં આવે છે। मतलब नेट बैंकिंग ये कार्ड से ज़्यादा सेफ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेट बैंकिंग पेमेंट सिस्टम इज़ अ सीन एज अ बीइंग सेफर देन यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है ऑनलाइन पेमेंट के लिए। तो हम लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट के लिए क्या क्या देखा आज, हम लोगों ने क्रेडिट कार्ड देखा, डेबिट कार्ड देखा, चार्ज कार्ड देखा, स्मार्ट कार्ड देखा, उसके बाद फिर अभी हम लोगों ने नेट बैंकिंग देखा। ओके, उसके बाद आगे का ऑप्शन है EFT। यस, EFT फुल फॉर्म, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, F फॉर फंड, T फॉर ट्रांसफर। EFT कोने कहेवाय, किसे EFT कहा जाता है, ऐसा पैसा जो इलेक्ट्रॉनिकली सेंड होता है, इंटरनेट से सेंड किया गया हुआ पैसा, डेट्स EFT। बराबर। मान लो कि मेरा फ्रेंड मेरे पास से पैसे मांग रहा है, या फिर मैं मेरे फ्रेंड के पास से पैसे मांग रहा हूँ, तो मैंने अगर जेब में से पैसे निकाल के उसको हैंड टू हैंड दे दिए तो वो EFT नहीं है। लेकिन वही पैसा अगर उसको मैं मोबाइल से सेंड करता हूँ, या वही पैसा अगर उसको मैं मेरे अकाउंट से उसके अकाउंट में सेंड करता हूँ, तो वो EFT कहा जाएगा। समझ में आया आपको? ऐसा तो आप लोग प्रैक्टिकली करते ही होंगे। तो वही लिखा है कि एक બેંકના ખાતામાંથી अन्य બેંકના ખાતામાં રકમ સ્થાનાંતરિત કરવાના કાર્યને ઇલેક્ટ્રોનિક ફંડ ટ્રાન્સફર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। સિंपल सा डेफिनेशन है, एक बैंक में से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करना, इट्स कॉल्ड EFT। आप अपनी सूरत की बैंक में से, अगर आपका बैंक अकाउंट सूरत में है, आप सूरत की बैंक में से अगर आपके रिलेटिव्स अगर है कई आउट ऑफ स्टेट रहते होंगे, ओके, आउट ऑफ सिटी रहते होंगे, गांव में रहते होंगे, और आपको कुछ पैसे गांव में भिजवाने हैं, तो आप वहाँ की बैंक में ट्रांसफ़र करते हो ना, तो वो EFT ही हुआ। तो यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर EFT मीन्स ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर इलेक्ट्रॉनिकली। बराबर। तो देखो और क्या क्या हो सकता है, કાગળના રૂપમાં ચેક કે પ્રત્યક્ષ ઉઘરાણી કરતાં તે સુરક્ષિત, નિશ્ચિત, અસરકારક, તે ઓછું ખર્ચાળ છે। પણ દુનિયાની બેંકોના પારસ્પરિક વ્યવહાર, ATMના ઉપયોગથી ટ્યુશન ફીની ચૂકવણી, यस, ATM से निकाला हुआ पैसा वो भी एक EFT का एग्जाम्पल है। बैंक से निकाला हुआ पैसा वो EFT नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना। आप अगर पैसे निकालने के लिए बैंक में जा रहे हो, सीधा आप बैंक को विजिट कर रहे हो और बैंक में से अगर आप पैसे निकाल रहे हो तो वो EFT नहीं है। लेकिन वही पैसा अगर आप ATM से निकालते हो तो वो EFT है, क्योंकि ATM से निकाला हुआ पैसा वो भी एक इलेक्ट्रॉनिकली निकल रहा है, इसलिए उसको EFT कहा गया है। तो आप यहाँ पे तो ट्यूशन की फ़ीस के बारे में बताया गया है कि फॉर एग्जांपल आप ट्यूशन क्लासेस जाते होंगे, वहाँ पे अगर आपके पास से टीचर फीस के लिए डिमांड करते हो, तो आप क्या करोगे, नज़दीक के कोई भी ATM में से पैसे निकाल के अपने क्लास टीचर को या ट्यूशन टीचर को दे दोगे। तो ये भी EFT का एग्जाम्पल हुआ। कर्मचारियों पगार, यस,
स्कूल में काम करने वाले टीचर्स की पगार, बड़े बड़े कंपनियों में काम करने वाले वर्कर्स की पगार, अभी जो सैलरी होती है वो सैलरी ऐसे हैंड टू हैंड कैश में नहीं दी जाती। बड़ी बड़ी कंपनियों में या बड़ी बड़ी स्कूलों में टीचरों के या फिर वर्करों के बैंक में अकाउंट खुलवाए जाते हैं और एवरी मंथ उनके अकाउंट में उनकी सैलरी जमा हो जाती है। सो इट्स कॉल्ड EFT, बराबर। कर्मचारीઓનો पगार, फिर वो कर्मचारी कोई भी हो, चाहे स्कूल का कर्मचारी हो या कोई कंपनी का कर्मचारी हो, उन लोगों की जो सैलरी है वो सैलरीज पर्सन होते हैं, उनके अकाउंट में उनकी सैलरी जमा हो जाती है। तो यही लिखा है कर्मचारीઓનો पगार તેમના ખાતામાં જમા કરવા। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है मंथली ये रहा ATM डिपॉजिट ऑफ एम्प्लॉइज सैलरीज इन देयर अकाउंट्स। બેંકની ખાતાની માસિક કપાત વગેરે EFTના ઉદાહરણ છે। यस, EMI, हमारे कुछ EMI चल रहे हो, घर के हफ्ते चल रहे हो, बाइक के हफ्ते चल रहे हो, कार के हफ्ते चल रहे हो, वो जो पैसे कट होते हैं ना हमारे अकाउंट में से एवरी मंथ, जिसे हम लोग EMI बोलते हैं, वो भी एक EFT का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि वो पैसे इलेक्ट्रॉनिकली कट हो रहे हैं हमारे अकाउंट में से, बराबर। तो ये सब क्या है, EFT की असर है। तो इन शॉर्ट इस पूरे टॉपिक में हम लोगों को EFT क्या है बस खाली वो समझाया गया है। ओके, सो EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसके बाद अगला टॉपिक है E-वॉलेट। अभी E-वॉलेट के बारे में किसी ही नहीं पता। E-वॉलेट मतलब जो हम लोग हमारे मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं ना, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, भीम, इस एप्लीकेशन का यूज़ करके हम लोग पेमेंट करते हैं। तो आपको पता है उसके अंदर भी हम लोग हमारे पैसे सेव रख सकते हैं, बराबर। मतलब क्या करना है आपको, बैंक में से पैसा आपको अपने वॉलेट में जमा रखना है। बैंक में से तो पैसे कट जाएंगे, लेकिन वो जमा कहाँ पे होंगे, आपके वॉलेट के अंदर। तो इससे क्या होगा कि आप कभी भी अगर बाहर शॉपिंग करने के लिए जाते हो, पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो आप सीधा उनका कोड स्कैन करोगे ना, तो वो पैसा आपके वॉलेट में से कटेगा, ना ही कि बैंक में से, क्योंकि वो ऑलरेडी बैंक में से कट के आपके वॉलेट में जमा हो चुके हैं। सो ऐसी ही सिस्टम इंटरनेट के ऊपर भी होती है ऑनलाइन, कि आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ओके, आप फॉर एग्जाम्पल हम लोग पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। જ્યારે તમે વેબ પરથી ખરીદી કરો છો, મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ વેન યુ મેક અ પરચેસ ઓન ધ વેબ, માલ મોકલવાનું સરનામું, બિલ મોકલવા માટેનું સરનામું, ક્રેડિટ કાર્ડની માહિતી સહિતનું એક ફોર્મ ભરવાનું રહે છે। आप जब भी शॉपिंग करते हो, चाहे साइट कोई भी हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेज़ॉन हो, शॉपिंग करते समय हम लोगों को कौन सी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ती है, जैसे कि हमारा नाम, हमारा बिलिंग एड्रेस, मेरा क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड की एक्सपायरी डेट, क्रेडिट कार्ड का CVV नंबर, बराबर, मेरा एड्रेस पूरा पिन कोड नंबर के साथ, डिलीवरी एड्रेस, ये सब कुछ। अभी अगर आप शॉपिंग एक आध बार कर रहे हो तो चलो ठीक है, इतनी सारी डिटेल भरना ठीक है। लेकिन अगर आप मंथली हर 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन या हर महीने में, 2 महीने में अगर आप शॉपिंग करते हो, मतलब आप उसके बहुत ऐसे कस्टमर हो कि आप हमेशा कुछ ना कुछ परचेस करते रहते हो, तो जितनी बार भी आप परचेस करोगे हर बार आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बार बार लिखनी पड़ेगी। जितनी बार भी आप परचेस करोगे हर बार क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन फिलअप करो, हर बार उसका एक्सपायरी डेट डालो, हर बार उसके पीछे का CVV नंबर। एवरी टाइम जब भी आप शॉपिंग करोगे आपको हर बार वहाँ पे अपना एड्रेस मेंशन करना पड़ता है। तो ये सब क्या है, ठीक नहीं है। एक आध बार कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यूसली करोगे तो फिर ये जो वर्क हो रहा है ना वो ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए बोरिंग हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है पता है, ऐसे टाइम पे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वाले ना आपका रिकॉर्ड नोट करते हैं कि ये बंदा मेरी वेबसाइट से डेली नहीं, हर 10 दिन, हर 15 दिन, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे बिजनेस करते हैं और रोज़ का कुछ ना कुछ परचेस करते हैं। मतलब वो उन लोगों का बिजनेस मतलब ऐसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे चलता रहता है, वो डेली कुछ ना कुछ परचेस करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, या फिर जो उसका वैल्यूएबल कस्टमर है जो बहुत ज़्यादा वहाँ से कुछ ना कुछ परचेस करता है, तो अमेज़ॉन वाले और फ्लिपकार्ट वाले ना रिकॉर्ड रखते हैं कि ये बंदा है ना हमेशा हमारी साइट से ज़्यादा करके कुछ ना कुछ परचेस करता रहता है, और उसको ये दिक्कत बार बार होती है बिलिंग एड्रेस फिलअप करने की। तो वो क्या करता है, अपना सारा डेटा, हमारा सारा डेटा वो है ना उसके सर्वर पे स्टोर कर देता है। कौन, अमेज़ॉन वाले हैं, अपने सर्वर पे स्टोर कर देता है। जैसे कि हमारी सारी इन्फॉर्मेशन अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट के सर्वर पे स्टोर हो जाती है। तो जिससे क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग शॉपिंग करते हैं ना, तो नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करते समय हम लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा फिर से फिलअप करनी नहीं पड़ती, क्योंकि वो वहाँ पे ऑलरेडी होती है। आप लोगों ने अगर शॉपिंग किया होगा तो आपको पता चलेगा आपका प्रीवियस एड्रेस, मतलब लास्ट टाइम आपने कौन से एड्रेस पे प्रोडक्ट डिलीवरी किया था, वो एड्रेस वहाँ पे आपको मिलेगा। ओके, तो आप सीधा उस एड्रेस पे टिक कर दो, तो आपकी मेहनत कम हो गई लिखने की। ओके, तो वो होता है आपका E-वॉलेट। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि
જો આ કામ એકાદ વાર કરવું હોય ને તો આ કાર્ય યોગ્ય છે, પરંતુ દરેક સમયે ખરીદી કરતી વખતે આ કાર્ય કષ્ટસાધ્ય બની રહે છે. આ માટે કેટલાક વ્યાપારીઓ ગ્રાહકે એકવાર ભરેલા ફોર્મની વિગતનો પુનઃ ઉપયોગ માટે તેને પોતાના સર્વર પર સંગ્રહ કરે છે. ક્યાં? પોતાના સંગ્રહ પર. આ વ્યાપારીઓ ગ્રાહકની ई वॉलेट સેવાઓ પૂરી પાડે છે. मतलब ग्राहक को ई वॉलेट बैंक नहीं देती है. ये ई वॉलेट क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जैसा नहीं है, बराबर. ये कोई फिजिकल वॉलेट नहीं है जिसको हम लोग जेब में रख सकते हैं या इसको हम लोग टच कर सकते हैं. ये ई वॉलेट ऑनलाइन होता है, बराबर, जिसका यूज़ हम लोग हमारे पैसे को स्टोर करने के लिए कर सकते हैं, बराबर. तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, बराबर. आप इंग्लिश में भी यहाँ पे पढ़ सकते हो कि शिपिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन एंड सो. मतलब क्या लिखा है यहाँ पे कि यू आर रिक्वायर्ड टू फिल आउट ऑफ द फॉर्म विथ योर नेम, शिपिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन एंड सो ऑन. डूइंग दिस अ फ्यू टाइम्स इज फाइन, but having to do it every time you shop on the web is annoyance. मतलब प्रॉब्लम वाला, बोरिंग हो जाओगे. इसलिए क्या होता है कि सम मर्चेंट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम बाय हैविंग यू फिल आउट अ फॉर्म वंस एंड देन सेविंग द इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन देयर सर्वर्स. हमारी सारी इंफॉर्मेशन सर्वर से स्टोर होती है, तो वहाँ से हम लोग दिस मर्चेंट्स प्रोवाइड ई वॉलेट सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स. ऐसे कस्टमर्स के लिए खास करके वही व्यापारी उन लोगों को ई वॉलेट की सुविधाएं पूरी मतलब देते हैं. और इसके अंदर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड જેમ જ કાર્ય કરે છે, પણ એની અંદર इसके अंदर हम लोगों को कोई नंबर डालना नहीं पड़ता. जो ई वॉलेट द्वारा चुकवणी करती वखते क्रेडिट कार्ड की ग्राहके क्रेडिट कार्ड के डेबिट कार्डનો नंबर पूरो पाड़વો जरूरी નથી. यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट्स वर्क जस्ट लाइक क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड. ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की तरह ही काम करता है, क्योंकि अंदर तो वॉलेट में हम लोगों ने पैसा जमा करके ही रखा होता है, तो वो कट नहीं वाला है. आप शॉपिंग करने जाओगे और आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का नंबर डालना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो वॉलेट में पैसा जमा है, वो तो सीधा स्कैन करके कटने वाला है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाइल मेकिंग अ पेमेंट थ्रू ई वॉलेट द कस्टमर इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड नंबर. तो कितना सेफ हुआ. देखो, हम लोगों को डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का नंबर डालने की भी ज़रूरत नहीं है. सीधा स्कैन करो, पैसा आपका वॉलेट में से कट जाएगा और व्यापारी को मिल जाएगा. तो ये है ई वॉलेट. एंड देन लास्ट, रुपे. ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. सो रुपे, रू एंड पे, ओके. इसका डेफिनेशन क्या है बताएं. इसको अगर आपको ये शॉर्ट फॉर्म है रुपे, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है रुपे एंड पेमेंट. रू मीन्स रूपी एंड पे मीन्स पेमेंट. यहाँ पे लिखा जाएगा रूपी एंड पेमेंट. એવા બે પદ પરથી રૂપે પદ તારવવામાં આવ્યું છે. ધ ટર્મ રૂપે इज अ कॉइन फ्रॉम टू टर्म्स रूपी एंड पेमेंट. इन दोनों को ज्वाइन करके ये रुपये बनाए. ओके. अब सवाल ये है कि ये जो कार्ड है ना रुपये, ये कौन सी कंपनी ने बनाया. तो जिसका नाम है NPCI. NPCI नाम की कंपनी है जिन्होंने ये कार्ड बनाया. सो NPCI का पूरा फुल फॉर्म क्या है. नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. जो यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. N मीन्स नेशनल, P मीन्स पेमेंट, C मीन्स कॉरपोरेशन, I मीन्स इंडिया. मतलब ये जो कार्ड है वो इंडिया ने बनाया हुआ है NPCI कंपनी के द्वारा. सो इससे भी हम लोग पेमेंट कर सकते हैं. ओके. ये भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के जैसे ही वर्क करता है, बराबर. अभी इसमें डिफरेंट क्या है पता है. इसमें डिफरेंट ऐसा है कि इसका यूज़ आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही कर सकते हो. मतलब अगर आपको पैसे इंडिया के अंदर ही ट्रांसफ़र करने हैं तो आप रुपए कार्ड का यूज़ कर सकते हो. अगर आप आउट ऑफ कंट्री पैसा सेंड करना चाहते हो तो फिर ये कार्ड पॉसिबल नहीं है. रुपए सिर्फ इंडिया के लिए ही बनाया है. आप अगर इंडिया के अंदर ही पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो पॉसिबल है, लेकिन आउट ऑफ कंट्री इंडिया के बाहर अगर आपको USA में या बाहर किसी और कंट्री में सेंड करने हैं तो पॉसिबल नहीं है. ओके. क्योंकि भारत का बनाया हुआ कार्ड है. लिखा हुआ यहाँ पे आप पढ़ सकते हो. હાલમાં સમગ્ર વિશ્વમાં ફેલાયેલા કાર્ડ ધારકો, વેપારીઓ અને ઇસ્યુઇંગ બેન્કો માસ્ટર કાર્ડ અને વિઝા સાથે જોડાણ કરી શકે છે. આપે તેવી સ્થાનિક ભારતીય બેંક અસ્તિત્વમાં નથી. માસ્ટર કાર્ડ અને વિઝા કાર્ડ ચૂકવણીની દૃષ્ટિએ વૈશ્વિક અગ્રણી છે. આ પ્રકારના તમામ વ્યવહાર તેમના દ્વારા કરવામાં આવે છે. સ્થાનિક બેંકો દ્વારા થતા ક્રેડિટ કે ડેબિટ કાર્ડના વ્યવહારોને દેશ બહાર આવેલા નેટવર્ક द्वारा આગળ વધારવામાં આવે છે. मतलब आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का यूज़ आप कर सकते हो आउट ऑफ कंट्री में, बराबर, बट रुपए का नहीं, बराबर. रुपए कार्ड सिर्फ इंडिया के लिए ही है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा होगा
રૂપે ચૂકવણી માટે અન્ય કાર્ડ સ્થાનિક વિકલ્પ છે. રૂપે કાર્ડના ઉપયોગ દ્વારા થતા તમામ વ્યવહારો પર ભારતમાં જ પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે. દેખો યહાં પે ભારતમાં જ પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે. વ્યવહારની પ્રક્રિયા સ્થાનિક સ્તરે થતી હોવાથી દરેક વ્યવહારની લેવડ દેવડ અને કરારનો ખર્ચ ઘટાડી શકાય છે. આમ ઓછું ખર્ચાળ હોવાના કારણે रुपे ग्राहक અને बैंक માટે लाभदायी है, क्योंकि रुपे कार्ड का यूज़ इंडिया में ही होता है ना, इसलिए वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है. बराबर, उसके जो ट्रांजेक्शन चार्जेस है ना वो बहुत कम है, क्योंकि उसका यूज़ हम लोग इंडिया के अंदर ही कर रहे हैं. तो ये बात याद रखना. यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा होगा, बाय यूजिंग रुपे कार्ड ऑल द ट्रांजेक्शन्स विल बी प्रोसेस विद इन इंडिया. सिर्फ इंडिया के अंदर ही. एज द ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग विल बी डन डोमेस्टिकली, मतलब इंडिया के अंदर ही होता है, तो द कॉस्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन क्लियरिंग एंड सेटलमेंट विल बी रिड्यूस. रुपे विल बेनिफिट द कस्टमर्स एंड द बैंक बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट. यस, डेफिनेटली. तो एग्ज़ाम के अंदर आपको अगर इसमें से कुछ याद रखना है तो सबसे पहले रुपए की डेफिनेशन याद रखनी है. रूपी प्लस पेमेंट इज इक्वल टू रुपए. बनाने वाली कंपनी कौन है? तो NPCI. NPCI का पूरा नाम क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. रुपे कार्ड का यूज़ कहाँ पे होता है? ओनली इंडिया. सिर्फ इंडिया के लिए कार्ड बनाया गया है. सो रुपे का ये जो टॉपिक है वो फिनिश होने के बाद हमारा चैप्टर फिनिश होता है. ये रुपए के फ़ोटोज़ मैंने डाउनलोड किए हुए कार्ड. रुपीज़ के कार्ड कुछ दिखने में इस तरह से होते हैं. ओके, तो ये रहा देखो NPCI कंपनी का लोगो. NPCI कंपनी का फुल फॉर्म भी नीचे लिखा हुआ है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका गुजराती होगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम. मतलब इसका जो भुगतान है वो सिर्फ कहाँ पे होता है? भारत में ही होता है. तो रुपए कार्ड का लुक कुछ इस तरह से है. तो ये रहा रुपए का लोगो, ये रहा रुपए को बनाने वाली कंपनी का नाम NPCI. तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. आज के टॉपिक मैंने जितने भी एक्सप्लेन किए समझ में आए होंगे. एम कॉमर्स का और ई कॉमर्स का ये दोनों चैप्टर मैंने चलाए हुए हैं. ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के दोनों चैप्टर आई होप कि आपको समझ में आए होंगे. सो इवन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 इन पांचों चैप्टर्स में से अगर आपको कोई भी डाउट्स या डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके बता सकते हो, जिससे हम लोग आपकी प्रॉब्लम को समझ के आपके पास सॉल्यूशन पहुंचाएंगे. ओके, तो यहाँ पे हमारा 5वां चैप्टर एम कॉमर्स का फिनिश होता है. हम लोग बहुत ही जल्द इसके आगे का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है. चैप्टर नंबर 6 जो जावा के बारे में है. तो हम लोग अगले लेक्चर में चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे. तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू.